अच्छा, चलिए इस पर विचार करते हैं। किसी चीज को गति में रखने के लिए क्या जरूरी है? अगर एक फुटबॉल मैदान में पड़ी है तो उसे चलाने के लिए किक मारनी पड़ती है, ये तो साफ है। लेकिन एक बार जब वो लुढ़कने लगती है तो आखिरकार रुक क्यों जाती है? क्या उसे चलाते रहने के लिए हमें लगातार उसे हल्का हल्का धक्का देते रहना होगा? ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसका जवाब खोजने में इंसान को हजारों साल लग गए। बिल्कुल सही कहा। ये सवाल जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इसका जवाब हमारे रोजमर्रा के अनुभव के बिल्कुल उलट है। आज हम गति के नियमों से जुड़े कुछ दस्तावेजों की गहराई में उतर रहे हैं। ये हमें अरस्तू के प्राचीन यूनान से लेकर गैलीलियो और न्यूटन के दौर तक ले जाते हैं, और एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर प्राचीन भारत की वैज्ञानिक सोच से भी मिलाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ नियमों को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि गति को लेकर हमारी पूरी सोच में ये क्रांतिकारी बदलाव आया कैसे। हाँ, और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये बदलाव सिर्फ वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं था। इसने तो ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। मतलब बस में सफर करते वक्त लगने वाले झटकों से लेकर एक तेज गेंद को पकड़ने की कला तक, ये सारे नियम हमारी जिंदगी में हर पल काम कर रहे हैं। तो चलिए इस सोच के विकास की कहानी की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस विचार से जो लगभग 2000 सालों तक सच माना जाता रहा। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि महान ग्रीक विचारक अरस्तु का मानना था कि किसी भी चीज की स्वाभाविक अवस्था है आराम पर रहना। मतलब हर चीज रुकना चाहती है। उसे गति में बनाए रखने के लिए लगातार एक बाहरी बल, एक धक्के या खिंचाव की जरूरत होती है। जैसे एक खिलौना कार को चलाना है तो उसे डोरी से लगातार खींचना पड़ेगा। डोरी छोड़ी तो कार रुक जाएगी। ये तो बिल्कुल हमारे आम अनुभव जैसा लगता है। और यही वजह है कि अरस्तु का विचार इतना शक्तिशाली और टिकाऊ था। वो गलत थे, लेकिन उनकी गलती बहुत तार्किक थी। वो बस वही बता रहे थे जो हम सब हर रोज देखते हैं। हम साइकिल चलाते हैं तो पेडल मारना बंद करने पर वो रुक जाती है। गेंद को लुढ़काते हैं तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। सही बात है। हमारी दुनिया प्रयास पर चलती है। आपको चीजों को चलाते रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अरस्तु ने इसी रोजमर्रा के अनुभव को एक सार्वभौमिक नियम मान लिया। लेकिन इसमें वो क्या देखने से चूक गए? वो कौन सी अदृश्य चीज थी जिसने उनकी सोच को एक गलत रास्ते पर डाल दिया? वो चीज थी घर्षण, फ्रिक्शन। अरस्तु की दुनिया में और हमारी दुनिया में भी हर गतिशील चीज का एक दुश्मन होता है, घर्षण बल। खिलौना कार इसलिए रुकती है क्योंकि फर्श और पहियों के बीच का घर्षण उसकी गति का विरोध करता है। हवा का प्रतिरोध भी एक तरह से घर्षण ही है। अच्छा, अरस्तु इस अदृश्य विरोधी की भूमिका को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि कार इसलिए रुक रही है क्योंकि उसकी इच्छा रुकने की है, न कि इसलिए कि कोई चीज उसे सक्रिय रूप से रोक रही है। तो अरस्तु की सोच हमारे रोज के अनुभव से पूरी तरह मेल खाती थी। इस सोच को तोड़ने के लिए किसी को उस अनुभव से आगे जाकर सोचना पड़ा होगा। मतलब एक ऐसी आदर्श काल्पनिक दुनिया की कल्पना करनी पड़ी जहां कोई घर्षण ना हो। और दस्तावेज बताते हैं कि ये क्रांतिकारी कल्पना गैलीलियो ने 17वीं शताब्दी में की। हाँ, और यही गैलीलियो की प्रतिभा थी। उन्होंने असली दुनिया के साथ प्रयोग किए ताकि वो एक काल्पनिक आदर्श दुनिया के नियमों को समझ सकें। उनके प्रयोग बहुत सरल लेकिन गहरे थे। जैसा कि दस्तावेजों में जिक्र है, उन्होंने ढलान वाले समतलों का इस्तेमाल किया। जब एक गेंद को ढलान से नीचे लुढ़काया जाता है तो उसकी रफ्तार बढ़ती है। जब उसे ढलान पर ऊपर की ओर धकेला जाता है तो रफ्तार घटती है। ये तो साफ था। लेकिन असली सवाल तो ये था कि अगर सतह एकदम समतल हो और चिकनी हो, मतलब कोई घर्षण ना हो, तब क्या होगा? बिल्कुल, गैलीलियो ने तर्क दिया कि अगर सतह समतल है तो गेंद को न तो कुछ तेज करने वाला है जैसे नीचे की ढलान, और न ही कुछ धीमा करने वाला जैसे ऊपर की ढलान। और अगर घर्षण भी हटा दिया जाए तो उसे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। तो नतीजा तो चलती रहेगी। वो गेंद एक ही रफ्तार से एक ही दिशा में हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी। एक मिनट, तो इसका मतलब हुआ कि आराम की अवस्था, जिसे हम विरामावस्था कहते हैं, और एक समान गति की अवस्था दोनों ही बराबर रूप से स्वाभाविक हैं। किसी चीज की डिफॉल्ट सेटिंग सिर्फ रुकना नहीं है। ये तो सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। मतलब किसी चीज को एक ही रफ्तार से चलाने के लिए बल की जरूरत नहीं है। बल की जरूरत उसकी अवस्था को बदलने के लिए है, यानी उसे चलाने, रोकने या उसकी दिशा बदलने के लिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो क्रांतिकारी विचार था। इसी गुण को जड़त्व यानी इनर्शिया कहा गया।
इसका शाब्दिक अर्थ है आलस या परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। हर चीज अपनी मौजूदा स्थिति में ही बने रहना चाहती है, चाहे वो रुकने की स्थिति हो या एक समान गति की। वो तब तक अपनी स्थिति नहीं बदलती जब तक कोई बाहरी असंतुलित बल उसे ऐसा करने पर मजबूर न कर दे। और इसी विचार को सर आइजैक न्यूटन ने उठाया और उसे अपने गति के पहले नियम का आधार बनाया। दस्तावेजों में नियम की औपचारिक भाषा तो दी गई है, लेकिन सरल शब्दों में कहें तो यही है कि जो रुका है वो रुका रहेगा और जो चल रहा है वो चलता रहेगा जब तक कि कोई बाहरी शक्ति दखल न दे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बस वाला अनुभव है, जिसका हम सब ने सामना किया है। जब रुकी हुई बस अचानक चलती है तो हमें पीछे की ओर एक झटका लगता है, हम पीछे गिर पड़ते हैं। लेकिन एक मिनट, ये बात मुझे हमेशा थोड़ी उलझन में डालती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत हमें पीछे धकेल रही है, पर वहां तो कोई होता नहीं, तो फिर ये झटका लगता क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। असल में कोई आपको पीछे नहीं धकेल रहा, हो ये रहा है कि बस का फर्श आपके पैरों को तो अपने साथ आगे ले जाता है, लेकिन आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण अपनी पुरानी रुकी हुई जगह पर ही रहने की जिद करता है। पैर आगे निकल जाते हैं और धड़ पीछे रह जाता है और हमें लगता है कि हम पीछे गिर गए। वो झटका असल में आपके शरीर के दो हिस्सों की अलग-अलग अवस्थाओं का नतीजा है। अरे वाह! और जब चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि तब हमारे पैर तो बस के साथ रुक गए, पर शरीर का ऊपरी हिस्सा अभी भी पुरानी रफ्तार से आगे ही जाना चाहता है। ये वाकई कमाल है। ये झटके किसी बल के लगने से नहीं, बल्कि बल की अनुपस्थिति में अपनी पुरानी अवस्था को बनाए रखने की कोशिश के कारण होते हैं। बिल्कुल। पहला नियम यही बताता है कि जब कोई नेट बाहरी बल न हो तो क्या होता है। अब न्यूटन का दूसरा नियम इस सवाल का जवाब देता है कि जब बल हो तब क्या होता है। और यहाँ पर संवेग यानी मोमेंटम की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, संवेग। दस्तावेजों में इसे द्रव्यमान और वेग का गुणनफल बताया गया है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसे गति की मात्रा की तरह सोचिए। एक वस्तु को रोकना कितना मुश्किल है, ये सिर्फ उसकी रफ्तार पर निर्भर नहीं करता, ये उसके वजन मतलब द्रव्यमान पर भी करता है। दस्तावेजों में अच्छा उदाहरण है, एक साइकिल और एक ट्रक दोनों आपकी तरफ एक ही धीमी रफ्तार से आ रहे हैं। आप साइकिल को हाथ से रोक लेंगे, पर ट्रक को नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका संवेग भी बहुत ज्यादा है। इसी तरह हाथ से फेंकी गई गोली शायद खरोच भी न मारे, पर बंदूक से निकली वही गोली घातक होती है, क्योंकि उसका वेग बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो संवेग में द्रव्यमान और वेग दोनों शामिल हैं। अब इसे न्यूटन के दूसरे नियम से कैसे जोड़ें? न्यूटन का दूसरा नियम असल में यही कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में बदलाव की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। सरल शब्दों में, आप जितना ज्यादा और जितनी देर तक बल लगाएंगे, संवेग में उतना ही ज्यादा बदलाव आएगा। इसी से वो मशहूर समीकरण F=ma निकलता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इस एक समीकरण ने एक तरह से ब्रह्मांड को समझने का तरीका ही बदल दिया। यहीं पर दस्तावेजों में क्रिकेट खिलाड़ी वाला उदाहरण दिया गया है, जो मुझे हमेशा से आकर्षक लगता है। एक माहिर खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को पकड़ते हुए अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है? ये दूसरे नियम का एक शानदार व्यवहारिक उपयोग है। यहाँ आवेग यानी इम्पल्स का सिद्धांत काम करता है, जो बल और समय का गुणनफल है। देखिए, खिलाड़ी का लक्ष्य एक ही है, गेंद के संवेग को मान लीजिए 100 से 0 तक लाना है। ये काम तो करना ही है। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो सख्त हाथों से गेंद को तुरंत रोक दे, यानी बहुत कम समय में संवेग को 0 कर दे। और अगर समय बहुत कम होगा तो जाहिर है बल बहुत ज्यादा लगेगा और हाथ में चोट लगेगी। बिल्कुल। लेकिन माहिर खिलाड़ी क्या करता है? वो गेंद को पकड़ते हुए अपने हाथ पीछे खींचता है। ऐसा करके वो गेंद के संवेग को 0 करने की प्रक्रिया का समय बढ़ा देता है। वो उसी 100 से 0 के बदलाव को ज्यादा देर में करता है। और जब समीकरण में समय मतलब t बढ़ता है, तो उसी काम को करने के लिए जरूरी बल F का मान अपने आप कम हो जाता है। इसलिए उसके हाथ में चोट नहीं लगती। वो बल को सोख लेता है, उसे समय में फैलाकर। मतलब ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये तो भौतिकी का सीधा सीधा इस्तेमाल है। ये कमाल है। अब इन दस्तावेजों में एक बहुत ही रोचक हिस्सा है, जो इस पूरी यूरोपीय कहानी के समानांतर एक और बौद्धिक परंपरा की ओर इशारा करता है, प्राचीन भारतीय विज्ञान। ऐसा लगता है कि गति को लेकर यहाँ भी काफी गहरी सोच थी। हाँ,
और ये बहुत आकर्षक है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ईसा से सदियों पहले वैशेषिक दर्शन में वेग की एक संकल्पना थी। ये किसी वस्तु में गति को बनाए रखने वाले एक गुण की तरह था। ये न्यूटन के जड़त्व के विचार के काफी करीब है। उन्होंने ये भी माना था कि गति का विरोध करने वाली चीजें होती हैं, जैसे हवा का प्रतिरोध जो घर्षण के विचार जैसा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जड़त्व का विचार न्यूटन से सदियों पहले भारत में मौजूद था, भले ही उसे गणितीय रूप न दिया गया हो? एक दार्शनिक स्तर पर हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि केवल तर्क और अवलोकन से इंसान कितनी गहरी समझ तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। वैशेषिक दर्शन में यह एक गुणात्मक दार्शनिक अवधारणा थी, जबकि गैलीलियो और न्यूटन ने जो किया वो इस विचार को गणित की भाषा में बांधना और प्रयोगों से उसकी पुष्टि करना था। उन्होंने पूछा कितना और कैसे। ये विज्ञान की कार्यप्रणाली में एक बड़ा बदलाव था। और भास्कर के बारे में क्या? दस्तावेजों में 12वीं सदी के भास्कर का जिक्र है और तात्कालिकी गति यानी इंस्टेंटेनियस मोशन की अवधारणा का। ये क्या है? ये तो और भी आश्चर्यजनक है। तात्कालिकी गति का मतलब है किसी एक पल में किसी चीज की गति। आज हम इसे समझने के लिए कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे न्यूटन और लाइब्निज ने 17वीं सदी में विकसित किया था। लेकिन भास्कर ने उससे 500 साल पहले बिना कैलकुलस के इस अवधारणा पर विचार किया था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि अगर हम समय के अंतराल को छोटा और छोटा और छोटा करते जाएं, तो हम किसी एक क्षण की गति तक पहुंच सकते हैं। ये कैलकुलस की नींव की सोच है। ये दिखाता है कि उस समय भारत में गणितीय और तार्किक सोच कितनी उन्नत थी। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने अरस्तु की उस दुनिया से शुरुआत की जहां हर चीज को चलाने के लिए एक निरंतर धक्के की जरूरत थी, एक ऐसी दुनिया जो प्रयास पर चलती थी। और हम न्यूटन की उस दुनिया तक पहुंचे जहां गति उतनी ही स्वाभाविक है जितना कि आराम। और इस पूरी सोच को बदलने की चाबी एक अदृश्य बल, घर्षण की समझ थी। बिल्कुल। और ये हमें एक और भी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। हम घर्षण और संपर्क बलों की बात करते हैं, जैसे एक किताब मेज पर रखी है। स्रोत में उल्लेख है कि ये संपर्क बल असल में सूक्ष्म स्तर पर परमाणुओं के बीच लगने वाले जटिल विद्युत चुंबकीय बल ही हैं। मेज के परमाणु किताब के परमाणुओं को धकेल रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण उन्हें नीचे खींच रहा है। तो फिर मेरा अंतिम सवाल ये है, जब वो किताब मेज पर शांत रखी होती है, तो क्या वो सच में शांत होती है? या हम जिसे आराम या स्थिरता कहते हैं, वो असल में अरबों खरबों परमाणुओं के बीच लगने वाले विशाल, धकेलने और खींचने वाले बलों का एक अति सूक्ष्म और गतिशील संतुलन है, जो हमें सिर्फ स्थिरता का एक भ्रम देता है। शायद असली आराम जैसी कोई चीज ब्रह्मांड में है ही